पुलिस में जनरली आईपीएस को ही माना जाता है, वो बस नेतृत्व करेगा, फ्रंट पे आके लीड नहीं करेगा। वो मुझे लगता था उस पूरे के पूरे ऑपरेशन का सबसे रिस्की चीज थी वो, क्योंकि यहाँ तो रिस्क हमारे लिए तो अचानक आ गया। यहाँ हमें कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था, ये हमें नहीं पता था ऐसा हो, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क था। उसमें पता था कि वहाँ हम मारे जा सकते। सुबह सुबह ठीक 5 बजे एक शूट आउट होता है, और जिसको मारने के लिए आए थे वो जो प्रोटेक्टिव था पुलिस का, वो तो बच गया, किस्मत से वो बाहर नहा रहा था। हमारे जो सिपाही थे उसमें हेड कांस्टेबल को गोली लगी और उसकी वहीं स्पॉट पर डेथ हो गई। एक दिन मुझसे वो बोलता है तीसरी मीटिंग में शायद, कि आप कुछ उसका कर भी पाएंगे। वहां से करीब सोचिए कि करीब 25-30 किलोमीटर था, और बस्ट गाड़ी वो भगवान ने कैसे उसको वो किया, इतनी दूर तक मैं उसे ड्राइव करके ले गया। फिर मतलब जो हमारा सब इंस्पेक्टर थे जो ड्राइव कर रहे थे, उसके पैर में गोली लग गई, तो वो गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं था। जनप्रतिनिधि नीली बत्ती कहाँ, वो तो या तो लाल नहीं होगा। वो होती है नीली, क्या वो लाल बत्ती होती है, लाल बत्ती थी। लाल थी या नीली थी? ना लाल थी, नीली नहीं थी, लाल थी। मैंने नीली तो तुम्हें अपने वो बात पकड़ ली इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन आज के टाइम में जैसे आप देख रहे होंगे कि एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों के लिए हमने एक सेट पैटर्न वाला एक स्क्रिप्ट लिख रखी है। हमें 4 चीज़ें चेंज करनी होती हैं। खाना चेंज करना है, हमें किसने मारा वो चेंज करना है, गोली एक ही जगह लग रही है, कहानी एक ही होती है कि पुलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, और बाद में बिहाइंड द सीन स्टोरी ये होती है कि पुलिस ने पहले पकड़ा होता है, बाद में ये सीन क्रिएट किए जाते हैं कि हर एनकाउंटर जो है वो फर्जी है या ये ऐसा स्टेज मैनेज्ड है, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें एक थोड़ा सा जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, वो एक गड़बड़ होती है जिसको हमें सुधारना चाहिए पुलिस को। तो फिर वो संजय जो था ना महाभारत में, कि वो संजय देख के बता रहा धृतराष्ट्र को, तो हम धृतराष्ट्र क्यों बन रहे हैं? हमने जब हमने देखी है, तो जो मैं वहाँ मौके पे हूँ या जो वहाँ मौके पे, उसे पता है ना कि गोली किधर से चली, किधर से आया, क्या हुआ, कैसे हाँ मौके से चीजें इस तरीके से कलेक्ट करी जाए कि सजा भी दिलवाई जा सके। पुलिस का मेरा मानना ये है कि अगर हमने काम सही किया तो सजा क्यों नहीं होगी, अगर आपने ठीक से किया। हमारा उद्देश्य कोई किसी को, गलत आदमी को सजा दिलाना नहीं है। कि वो डीएनए रिपोर्ट जिसे ये कहा गया कि इससे तो इसका अपराध सिद्ध हो रहा है, उसमें ये था कि नहीं ये अपराधी नहीं है, तो डीएनए रिपोर्ट को किसी ने ठीक ढंग से देखा ही नहीं। रिपोर्ट सामने रखी है और ठीक ढंग से हम उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती कहाँ है? टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है। अब आप जितने क्राइम हैं सबके आगे ई लगा दीजिए और आपका वो क्राइम हो जाएगा। आप कहोगे कि साहब मर्डर कैसे कर दोगे आप, ई मर्डर कैसे हो जाएगा? अब वो ना कोई गोली चलानी, ना बंदूक चलानी, ना चाकू, ना छुरी। अभी हम बताते हैं वो कैसे हो जाएगा। नमस्कार, बैठक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी बैठक में एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पुलिस, कानून और विज्ञान तीनों को एक साथ जोड़ा है। अपने 3 दशक के कैरियर में इन्होंने पुलिस सुधार के लिए काफ़ी काम किया है। भारत का पहला डीएनए आधारित आपराधिक मामला सुलझाया है। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, एटीएफ के चीफ रहे हैं, साथ ही इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी काम किया है। अपनी पुलिस सेवा के दौरान 2 पीएचडी करी है और इनको 3 बार पीएमजी गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी की, सीनियर आईपीएस ऑफिसर और यूपीएसआईएफ के फाउंडिंग डायरेक्टर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। तो आपके जब हम जर्नी को देखते हैं तो उसमें हमें इंटेलिजेंसी और ब्रेवरी दोनों दिखती है, रेयर दिखती है लोगों के लाइफ में, कि आपको 3 बार पीएमजी अवार्ड मिला है। तो ये आप एक तब वीरता का काम कर रहे हैं। डेट मीन पुलिस में जनरली आईपीएस को ही माना जाता है, वो बस नेतृत्व करेगा, फ्रंट पे आके लीड नहीं करेगा। तो आपको जो 3 बार गैलेंट्री अवार्ड मिला है, ये थोड़ा सा बताएंगे उस समय किन किन चीज़ों पे, वो क्या इंसिडेंट थे? देखिए, ये जो पहला गैलेंट्री मेडल मिला था, मैं ईमानदारी से ये बात बताता हूँ, तब बिल्कुल नौकरी मेरी 3-4 महीने की थी। बनारस का ही केस है वो भी, और तब तो मुझे ये पता भी नहीं था कि कोई ऐसा गैलेंट्री मेडल का कोई अवार्ड भी है या ऐसा कोई मेडल भी है। ऐसे नहीं पता था उस ना तब तक नहीं था। बिल्कुल नौकरी में नए नए आए थे, बहुत ज्यादा कभी ऐसा कुछ, ऐसा मेरा कोई, मैं तो गांव का रहने वाला था। 2001 का है पहला मेरा 2000, ये घटना 2001 की थी। हाँ, और अवार्ड तो होने में 2-3 साल लग जाते हैं। हाँ। जी। तो ये घटना ऐसी थी कि एक हुकुलगंज जगह है, वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसको जान का खतरा था, तो वहाँ पे उसको सिक्योरिटी दी हुई थी। 2 लोग हमारे पुलिस के सिक्योरिटी के थे, और
सुबह सुबह पहले टाइम में वहाँ पे बनारस में, गोरखपुर में, इस एरिया में आपको भी मालूम है कि बहुत ज़्यादा गैंगवार टाइप की होती थी और काफ़ी क्रिमिनलिटी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, माफिया जिसे कहते हैं। तो उस लाइब्रेरी में सुबह सुबह ठीक 5 बजे एक शूट आउट होता है और जिसको मारने के लिए आए थे वो जो प्रोटेक्टिव था पुलिस का, वो तो बच गया, किस्मत से वो बाहर नहा रहा था। हमारे जो सिपाही थे उसमें हेड कांस्टेबल को गोली लगी और उसकी वहीं स्पॉट पर डेथ हो गई। ओके। और वो तो भाग गए क्रिमिनल। ये लगभग पता था कि कौन सा गैंग है, क्योंकि वो गैंग की राइवलरी थी, कहीं ना कहीं थोड़ा उसके बारे में आइडिया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शौक था, झटका था कि ना केवल हमारा प्रोटेक्टिव तो चलो बच गया, लेकिन हमारा एक जवान शहीद हो गया। तो मैं बिल्कुल यंग था, तो हमने फिर ये जिसे कहते हैं ना, एक तरह की कसम खा ली कि हम इसको, जो गैंग है, इसको साफ करेंगे, ठीक है। और फिर हमने उसमें बहुत सारे ऐसे काम किए, गए वहाँ, और टीम हमारी बहुत मजबूत थी, बहुत अच्छे यंग लड़के थे और एक्सपीरियंस लोग भी थे। तो हम लोगों ने वहाँ जिस जगह हाइड आउट था मिर्ज़ापुर में, उसका वो बहुत बड़ा वो था, जिसे कहते हैं ना माफिया टाइप का था बंदा। कालीन भैया टाइप। है कालीन भैया टाइप। हाँ, खैर वो एक स्टोरी है, उसमें भी आपको बताऊं मैं कि किसी गेस्ट हाउस में हम रुके, तो हमने वहाँ अपने आप को गाड़ियाँ प्राइवेट ली हुई थी, कपड़े वपड़े वो थे। तो और स्टोरी आप डिटेल में बता सकते हैं आराम से, ये तो। स्टोरी इसमें ये थी कि वहाँ जिस जगह उसको हाइड आउट था, वो वहाँ एक रॉबिन हुड की उस आदमी की इमेज थी। अच्छा, ठीक। तो क्या था कि जैसे ही आप जिक्र करो जरा सा भी, तो लोग चौकन्ने हो जाते थे और उस तक खबर हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि हमने अपने कपड़े बदले, और जैसे वो गांवों में बेचते नहीं है साइकिल वाइकिल पे, हाँ। कुछ कपड़ा बेचना, कुछ और सामान वामान बेचना, इस टाइप का, ताकि हमें सूचना मिले। खैर, तो हम 7-8 दिन पड़े रहे उसमें गेस्ट हाउस में ऐसे ही। हमें एक खबर मिली। अच्छा, और भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी उसमें, खैर ये स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, अब वो नाम छोड़िए उसको। उसमें ये हुआ कि हमें कोई एक जो उस गैंग का राइवल था, उसका हमें पता चला। तो हमने सोचा कि इससे हमें कोई सूचना मिल सकती है, तो हम उसके यहाँ हमें लेके गया, जो हमारा इन्फॉर्मर था। तो एक आदमी वहाँ चारपाई पे लेटा रहता था। 2 बार गया था मैं। तो एक बार वो मिला मुझे, एक बार तो वो मुझे बड़ी अजीब से नज़र से देखता था, जैसे सरकास्टिक नज़र जिसे बोलते हैं। तो एक दिन मुझसे वो बोलता है, तीसरी मीटिंग में शायद, कि आप कुछ उसका कर भी पाएंगे। मतलब 2 मीटिंग में वो भाप रहा था आपको हाँ, भाप कि रहा था। कितना सीरियस हो गया है। हाँ, मतलब कितने सीरियस हैं हम, आप कुछ उसका कर भी पाएंगे। तो मैंने कहा, यार मैं एएसपी हूँ, हाँ, तुम्हें मालूम है, बाहर तो नहीं पता, पर यहाँ तो तुम्हें पता है। हाँ। तो मैं यहाँ कोई खाक छानने के लिए आया हूँ? अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो काहे के लिए फिर यहाँ धक्के खा रहे हैं? तो उसने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो बिल्कुल हमारे साथ, तो जिस आदमी के पास हम आए थे, वो तो खैर मतलब उसके माध्यम से हमें ये बंदा मिल गया, और इसने हमें फिर सटीक सूचनाएं देनी शुरू की। उसी सूचना में ये पता चला कि उन दिनों ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे थे। तो ये पता चला कि वो जो गैंग है वो यहाँ रात को कोई कार्यक्रम है, कोई उसका फंक्शन था गांव में, रिमोट टाइप का उसका घर था, बड़ा किला टाइप का था, तो उसमें वो आएगा। अब वहां वो उसको पहचानते भी नहीं थे हमारे लोग, उसमें एक आदमी केवल हमारा सब इंस्पेक्टर पहचानता था उसको। अब ये हुआ कि ये देखें उसमें है भी या नहीं है। अब ये बड़ी समस्या हुई कि इसमें जाएगा कोई आदमी तो अननोन आदमी होगा, वो कहीं पहचान ले और कुछ हो जाए। खैर, ये सबसे बड़ा रिस्क का काम था, लेकिन हमारे 2 लड़के तैयार हुए उसमें। उन्होंने कहा, नहीं हम जाएंगे। तो उसमें एक सब इंस्पेक्टर था और एक सिपाही था, उन्हें मैंने भेजा। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि जो वो मैंने भेज तो जरूर दिए, लेकिन मेरी सांस अटकी रही, इसलिए कि कहीं कुछ हो गया तो बहुत बड़ा रिस्क था वो। मतलब इतना ड्रेडली था कि ये डर था ना कि कहीं मतलब अगर पता चल गया तो शूट आउट कर दे कभी वहीं पे, वो ये डर था ना। तो पॉलिटिकल बैकअप भी था क्या उसके पास? अब वो सब कुछ थे, अब वो चीजें थोड़ा ये सा, चीजें तो अब तो अब देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शेल्टर रखते हैं ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं। खैर, तो वहां से हमें खबर मिली कंट्रोल रूम से कि हाँ यहाँ है, गैंग में है वो। अब वहां वो आने लगे, ठीक है। तो गाड़ी थी एक नीली बत्ती की, उसमें उस गाड़ी के पीछे था वो, पिछले वाली गाड़ी में। तो हमने एक जगह की, अब हमारे साथ पुलिस के साथ दिक्कत क्या होती है
कि क्रिमिनल तो कहीं भी इंडिस्क्रिमिनेट फायर कर सकता है। हमें यही पता नहीं था कि वो बैठे किस गाड़ी में है, या है तो कौन सी गाड़ी में है, या उस नीली गाड़ी बत्ती में की गाड़ी थी, उसके पीछे था। नीली बत्ती की गाड़ी थी। वहां का जो जनप्रतिनिधि थे कोई, हाँ, वो भी थे उस कार्यक्रम में। अब वो थे या नहीं थे, लेकिन उनकी गाड़ी जरूर थी, जिस गाड़ी में के पीछे वो आए क्रिमिनल। ठीक है। जनप्रतिनिधि नीली बत्ती कहाँ, वो तो या तो लाल नहीं, होगा। वो होती है नीली, क्या वो लाल बत्ती होती है, लाल बत्ती थी। लाल थी या नीली थी? ना, लाल थी, नीली नहीं थी, लाल थी। मैंने नीली तो तुम्हें, अब तुमने वो बात पकड़ ली इसलिए मैंने बता दिया तो खैर, बात इम्पोर्टेंट वो नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि हम ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही फायर कर दें। तो हमने सोचा कि इसको, गाड़ी को रोक करके थोड़ा इसकी तलाशी उलाशी लें। भाई हमारे साथ तो दिक्कत ये है कि हम कहीं गोली चला दें, पता चला निर्दोष आदमी मर जाए। जैसे ही हमने उसको, गाड़ी को साइड में किया, वो समझ गए कि कुछ बात है, और उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायर कर दिया इमीडिएट। गाड़ी बिल्कुल एकदम आसपास ही थी, बिल्कुल मतलब 2 मीटर का भी गैप नहीं था, चूंकि रोड नैरो थी। और उसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर पहले राउंड में ही, और AK-47 थी उनके पास। AK-47? हाँ, और जो गाड़ी थी जो हमारी थी तब टाटा सुमो नई नई आई थी, तो वो भी प्राइवेट हमने ली हुई थी गाड़ी, कहीं से किराए पर ली थी या किसी की थी, हमारे कहीं से किसी जानकार की, स्टाफ के। उस गाड़ी की आप देखते हो छत उड़ गई उस बस्ट में। हाँ, बस्ट में। एक्चुअली अब AK-47 को आप चलाते हैं, इनको देखिए, ये जो कहते हैं ना, इनको कोई प्रैक्टिस तो होती नहीं है। अब वैसे भी अगर कभी आप AK-47 चलाओ तो उसको सिंगल शॉट करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो जैसे ही आप दबाएंगे ऑटोमेटिक में सारी गोली निकल जाती है। AK-47 का है कि एक ही मिनट में वो नहीं, वो होता है, हम लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक पे करके सिंगल शॉट चलाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। वो बहुत टफ होती है, बट धीरे धीरे जान जाते हैं। जैसे अब अगर IPS अफसर से आप कराओगे वो कर देगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग होती है। खैर, उस जो पहला राउंड था उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या कर, क्योंकि वो तो हार्डली 1 मिनट में हो गया। उसमें हमारा बहुत डैमेज हुआ, उसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर मारा गया, फिर ये हुआ। खैर, तब तक फिर गाड़ी रुकी हुई थी, फिर उन्होंने, मतलब खैर वो एक लंबी स्टोरी है, उसको याद करके ही थोड़ा इमोशनल होती है चीज़ें। पर फिर हमने, जो हमें ट्रेनिंग थी, तो हमने उसको गोली चलाई, और उसमें 3 लोग मारे गए, जो तीनों थे। एक शायद उसमें भाग गया, जो मुझे लगता है, चूंकि अंधेरा था बिल्कुल, रात के 12:02 की घटना है, और ये सारी घटना 1 मिनट के अंदर ही हुई है। 1 से 1.5 मिनट में सारा काम हो गया। आपकी तरफ मतलब उन्होंने भी हमारा मार दिया एक आदमी, और हमने उनको। मुझे नहीं लगता कि इसमें 1.5 मिनट से भी ज्यादा का समय लगा, इतना रैपिड एक्शन हुआ। खैर, फिर वो गाड़ी में हमारे बस्ट हो गया, नीचे मार दिया था उन्होंने उसको। फिर ये चूंकि इंजर्ड थे हम, मतलब उसमें मेरे सर पे, मतलब हुआ मेरे इसमें हाथ में वो अभी भी पड़ा हुआ, वो मैं ऑपरेशन नहीं कराया था उसका। तो फिर वहां से करीब सोचिए कि करीब 25-30 किलोमीटर था बस्ट गाड़ी। वो भगवान ने कैसे उसको वो किया, इतनी दूर तक मैं उसे ड्राइव करके ले गया। फिर मतलब जो हमारा सब इंस्पेक्टर थे जो ड्राइव कर रहे थे, उसके पैर में गोली लग गई थी, तो वो गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं था। तो खैर, उनको गिरा अपने उसमें करके फिर लेके गए, फिर पुलिस आई, और वो सारा का सारा हुआ। वो उसमें मुझे पहला गैलेंट्री, मुझे ही नहीं औरों को भी मिला, सबको। लेकिन वो 2 लड़के छूट गए थे हमारे, अच्छा, जो गए थे, जो जिनको लेके आप चिंता में थे। हाँ, वो मुझे लगता था उस पूरे के पूरे ऑपरेशन का सबसे रिस्की चीज थी वो। क्योंकि यहाँ तो रिस्क हमारे लिए तो अचानक आ गया, यहाँ हमें कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था, ये हमें नहीं पता था ऐसा हो। लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क था, उसमें पता था कि वहाँ हम मारे जा सकते। उसके बावजूद भी वो वहाँ गए। तो हमने फिर दोबारा केस यही बनाया हमने, क्योंकि मुझे ये गिल्ट लगती थी कि इसमें मुझे प्रेसिडेंट मेडल मिल गया, औरों को मिल गया, उनको नहीं मिला। ये बहुत मुझे काटता था। तो मैंने उस समय के SSP साहब से कहा कि सर, ये तो मतलब जाती हो गई। हाँ। तो खैर, फिर किया गया, थोड़ा परस्यू किया, बताया गया वरिष्ठ अधिकारियों को, और वो फिर भारत सरकार ने मानी उस बात को, उन दोनों को भी मिला। तो मुझे ये लगता है कि, लेकिन हाँ, आज भी मुझे इस बात का दुख है कि जो हमारा जो सब इंस्पेक्टर थे, उसकी मतलब जो शहादत है, वो आज भी मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी शहादत थी। ये पहला एक इंसिडेंट हो गया, इस इंसिडेंट से आपने नो डाउट बहुत लर्निंग्स ली होंगी। सेकंड में फिर आपका क्या था? सेकंड में फिर एक केस हुआ, इटावा में हुआ, मुरादाबाद का केस था, जिसमें मुझे सेकंड अवार्ड मिला। वो एक क्रिमिनल था, उसका एक जो मुझे सबसे ज्यादा जघन्य जो अपराध लगा, उसने एक बच्ची को, अपनी ही बच्ची को,
उसने गुस्से में किसी वजह से वाइफ से झगड़ा हुआ या क्या था, वो जो भी रहा हो, उसने उसको पैर खींच के उसकी जान ले ली थी, मतलब अपनी बच्चे की। बहुत ही वो क्रूअल टाइप का था। तो उस समय मैंने ये सोच लिया था कि अब इसे अब इसको मतलब पकड़ना ही है किसी भी हालत में। और मतलब वो क्रिमिनल था या बस ये नहीं नहीं इसीलिए नहीं, act किया क्रिमिनल था, बहुत नॉन क्रिमिनल था वो। मतलब ये उसकी उसकी जघन्यता मतलब की एक जघन्यता आपको की बताई पराकाष्ठा थी। कि अपनी बच्ची की उसने टांग पे हाँ टांग रख के, जिसे बोलते हैं चीर देना। हाँ हाँ, वो उस टाइप से उस बच्चे को मार दिया था। तो उसको सोच के ही मेरी आत्मा कांप जाती थी कि ये आदमी कितना समाज के लिए घातक हो सकता है। जो अपने बच्चे को कर सकता है वो किसी के लिए भी कर सकता है। तो उसमें फिर हमने टीम लगाई, वो भी एक अपनी एक रोचक कथा है। उसके अंदर भी जब उसको पकड़ा गया था जिस टीम ने, तो वो भी काफी मतलब रिस्की था। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ यहाँ दर्शकों को, इतने लंबे कैरियर के बाद, कि लोग जो ये सोचते हैं कि फर्जी एनकाउंटर होते हैं, मैं ये इसी है। पे आने वाला था हाँ, कि कैसे मतलब आप देखिए लोगों की ये मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, ठीक है, वो हो सकता है कहीं फर्जी हो असली हो, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए, ये जैसे जहां हम बैठे हैं इसके कोई ये कहे कि साहब इस कमरे में एक क्रिमिनल है, छोटा सा एक क्रिमिनल है, उसको पकड़ना है, ठीक है, तो कोई भी आदमी अपना हाथ खड़ा करके तो आपके सामने आएगा नहीं कि साहब मुझे पकड़ लीजिए। अब उसके पास में कौन सा वेपन है, चाकू है, बंदूक है, गोली है, कट्टा है, रिवाल्वर है, AK-47 है, आपको क्या पता। ठीक है, तो जब आप उसको पकड़ने जाते हो ना, तो आपकी लाइफ का 100% रिस्क होता है उसके अंदर। और ऐसी कितने इंसिडेंट्स हुए हैं। मेरे ही जाने से पहले एक बहुत बड़ा गैंग था बनारस का ही, मेरे जाने से पहले की घटना, 2-3 महीने पहले की, कि जैसे ही दरवाजा खोला हमारे इंस्पेक्टर ने और उसने गोली चला दी और हमारा इंस्पेक्टर वहीं धराशायी हो गए, मतलब शहीद हो गए। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मैं ये बात कहता हूं कि जब आप, जैसे यही इसी घटना की मैं बात बताता हूँ, हमें तो कोई ये नहीं था, हम तो उसको गाड़ी को रोक करके उसको चेक करना चाहते थे और उसने इंडिस्क्रिमिनेट फायर कर दिया। लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते थे एज ए पुलिस। वो आप बता कि पुलिस तो बंद ही होती है, पुलिस बंदी होती है कि कानून भाई से कोई बंधी है। आदमी मान लिया, तो हम अपनी जान का रिस्क लेकर के इस काम को करते हैं। तो ये कहना कि हर एनकाउंटर जो है वो फर्जी है या ये ऐसा स्टेज्ड मैनेज्ड है, ये ऐसा नहीं होता है। हर किसी पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं होते, लेकिन आज के टाइम में जैसे आप देख ही रहे होंगे कि एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों के लिए हमने एक सेट पैटर्न वाला एक स्क्रिप्ट लिख रखी है। हमें 4 चीजें चेंज करनी होती हैं। खाना चेंज करना है, हमें किसने मारा वो चेंज करना है, गोली एक ही जगह लग रही है, कहानी एक ही होती है कि पुलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, और बाद में बिहाइंड द सीन स्टोरी ये होती है कि पुलिस ने पहले पकड़ा होता है, बाद में सीन क्रिएट किए जाते हैं। तो ये चीजें अब आप देखिए जब जानते हैं, जैसे पब्लिक उसमें डोमेन कुछ, में बहुत हद तक सेम पैटर्न पे चीजें होंगी। तो क्या देखिए आपको उसमें लगता है कि उस पुलिस कितनी बड़ी नौकरी है कि कोई भी 2, 3, 4, 5, 10 केस बिल्कुल एक सेम पैटर्न के हो सकते हैं? देखिए मैं बताता हूँ आप, उसमें कुछ चीजें तो कॉमन होंगी ही। अब जैसे मान लिया उन्होंने कहा कि साहब हमें रिस्क था, हमने गोली चलाई, तो आप गोली चलाई तब सकते हैं जब आपको रिस्क होगा। ठीक है, वो होता है कि पहले उसने फायर किया तो हमने हाँ, अपनी आपको कोई ना जान की कोई सुरक्षा सूचना में देगा। हाँ, बिना सूचना के तो आप, ऐसा तो है नहीं, बाई चांस हो सकता है कहीं आप चेकिंग कर रहे हो तो उस पर जनरली चेकिंग में आज तो पकड़े चेकिंग जा में रहे हैं। हो जाता है, या कई बार सूचना मिलती है। ठीक है, हम्म, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन होंगी। हम्म, इसमें एक थोड़ा सा जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, वो एक गड़बड़ होती है जिसको हमें सुधारना चाहिए पुलिस को। पुलिस में क्या होता है कि एक टीम वो है जो ऑपरेशनल टीम होती है, और एक टीम वो है जो उसका पेपर वर्क करती है। इनमें दोनों में सामंजस्य का कभी कभी कमी हो जाती है। तो वो जो लिखने वाला हमारा लेखक होता है, वो कई बार चीजों को ना, चूंकि और एक बात और है, ये हमेशा बिल्कुल, मैं जो अगर कोई पुलिस अफसर देख रहा हो इस बात पर जरूर ध्यान दे। होता क्या है कि जब कोई ऐसी घटना होती है जिसमें चाहे वो एनकाउंटर हो या कोई, जिसे कहते हैं हम सो कॉल्ड गुड वर्क, तो उसमें लोग जो है ना वाहवाही में लग जाते हैं। अच्छा अफसर वो होगा जो उसके पेपर वर्क पे ध्यान दे। मैंने कभी, जब भी मैं SSP रहा या जब हमारे कोई ऑपरेशन अच्छे हुए, मैंने कभी किसी को ब्रीफ करने की कोशिश नहीं की। इसलिए नहीं की कि चूंकि बहुत लोग होंगे जो ब्रीफ करती होंगे, मेरे IG को पता चल गया होगा, DIG को चल गया होगा, जिसको फोन करो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। तो मैं कभी उस पर फोकस नहीं करता था कि मैं उसका पब्लिसिटी करूं या ये करूं। मुझे पता है कि काम अच्छा हुआ पब्लिसिटी होगी, मैं SSP हूं तो उसमें मेरा नाम तो होगा ही, तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है कि कोई GK गोस्वामी का नाम ले या ना ले। आई डोंट बॉदर, मुझे ये है कि पेपर वर्क ठीक हो। तो मैंने हमेशा पेपर वर्क पे ध्यान दिया। FIR जब भी हुई, वो जो एक्चुअल मौके पर था, FIR खुद मैंने अपने आप ड्राफ्ट की। तो ये जो गलती होती है,
अब मुंशी तो फिर वो संजय जो था ना महाभारत में, कि वो संजय देख के बता रहा धृतराष्ट्र को, तो हम धृतराष्ट्र क्यों बन रहे हैं? हमने जब हमने देखी है, तो जो मैं वहां मौके पे हूं या जो वहां मौके पे, उसे पता है ना कि गोली किधर से चली, किधर से आया, क्या हुआ। तो जितनी नेचुरल घटना आप एफआईआर में डालेंगे, जो एक्चुअल हुआ उसको डिफेंड करना उतना ही आसान होता है। अब वहाँ जो मुंशी है या जो भी है, कई बार हम किसी को बुला लेते हैं जो एक्सपीरियंस अफसर है या कोई और लीगल एक्सपर्ट होते हैं, अब वो तो मौके पे है नहीं है, तो उनके साथ अगर आपको कुछ लिखना, चूंकि देखिए एफआईआर या कोई भी चीज़ है लीगल है वो, तो उसमें सही ढंग से वो लिखी जानी चाहिए। तो मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा काम है जिसे हम सो कॉल्ड गुड वर्क कह रहे हैं या बैड वर्क भी है, मान लिया हम कह रहे हैं, कोई भी बात है, तो उसका पेपर वर्क ठीक अगर होगा तो फिर आप बेहतर ढंग से उसको डिफेंड कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि अब आपने लिख दिया कि साहब वो तो नीली शर्ट पहने था और पहने था व्हाइट, वो बाद में उसे इस चीज का तो अब आप benefit उसे मिल नहीं जाएगा। बदल सकते, हाँ, और फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन होंगे। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, फिर कोर्ट में बेनिफिट ये ऑफ चीजें डाउट, आपके कमजोर हो काम पे जाती लोग हैं। उंगली उठाएंगे, डाउट करेंगे, क्यों हुआ ऐसा। तो आपने इन्हीं सब चीजों पर आप ज्यादातर जोर देते हैं पुलिसिंग में कि एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस आप कलेक्शन जोर है। देते हैं कि कैसे हाँ, मौके से चीजें इस तरीके से कलेक्ट करी जाए कि सजा भी दिलवाई जा सके पुलिस देखो का। मेरा मानना ये है कि अगर हमने काम सही किया तो सजा क्यों नहीं होगी। अगर आपने ठीक से किया, हमारा उद्देश्य कोई किसी को, गलत आदमी को सजा दिलाना नहीं है। एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा इस पे रहते हैं कन्विक्शन रेट इतना हो गया, ऐसा हो गया, और मैं मजाक में ये भी कहता हूँ कि जब कभी किसी को कन्विक्शन होता है हम ताली बजाते हैं, और अगर कोई आदमी को छूट गया तो हम अपना मुंह लटकाते हैं। मेरा मानना ये है कि हम किसी को, ये नहीं है कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल सजा ही दिलाना है, हमारा उद्देश्य है न्याय को स्थापित करना। अगर कोई आदमी निर्दोष है और उसको गलत फंसा दिया गया तो उसको बचाने का काम भी हमारा ही है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि आपको जिसका नाम आ गया उसको आपको सजाई दिलानी है, आपको सच्चाई को स्थापित करना है, ये है आपका काम एज ए पुलिस अफसर, एज ए जज, एज ए प्रोसिक्यूटर। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये है कि बस अब एफआईआर लिख गई, हमने चार्जशीट लगा दी, तो हम बस उसको सजा दिलाएं। मैं तो इस बारे में कभी नहीं रहा। मैंने जितने लोगों को, आप यकीन नहीं मानेंगे कितने लोग मेरी कलम से छूटे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब निर्दोष रहे होंगे, लेकिन मैंने इसलिए उनको छोड़ा चूंकि हमारे पास प्रयास करने के बाद भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे। रॉन्ग कन्वेक्शंस के ऊपर आपने हाँ, तो रॉन्ग काफी काम भी किया है। अब आप उस पे आ गए। हाँ। ये मेरे दिल को छूने वाला मुद्दा है, और मैं यहाँ कुछ केस भी बताना चाहूंगा। एक कैम्पडन वंडर केस हुआ 1660 में, याद करिए 1660, कहाँ हुआ है? ये लंदन के पास। इसमें एक बुजुर्ग आदमी करीब 70 साल के, ठीक है, विलियम करके थे, वो पड़ोस के गांव में रेंट पे कुछ उनकी प्रॉपर्टीज थी, उसका रेंट कलेक्ट करने के लिए गए, ठीक है, वो लौटे नहीं। तो उसके मर्डर के मामले में एक उनके घर में नौकर था पैरी नाम का लड़का 12 साल का, और एक उसका भाई 14 साल का, और उसकी माँ। उनको 3 लोगों को फांसी की सजा दे दी। मैं ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, जिनको पढ़ने का मन हो गूगल कर लें, और वो अपना कैम्पडन वंडर केस बड़ा फेमस केस है, ठीक है। अब वो तो लटका दिए, उनको तो फांसी दे दी। 1.5 साल बाद विलियम साहब सेसरी लौट आए, जीवित लौट आए, जिनके मर्डर के लिए 3 लोगों को फांसी दे दी। ऐसे केस वही नहीं है। अभी हमारे यहाँ अनोखी लाल का केस हुआ है, बड़ा फेमस है, और मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरा एक जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारी ऐसी मैटर है, उस पर अनोखी लाल भी। अनोखी लाल का केस इसलिए इम्पोर्टेंट है साथियों कि उसमें एक बच्ची के रेप के मामले में उसको 31 दिन के अंदर मुकदमा भी लिख गया और ट्रायल भी हो गया 31 दिन में, और उसे सजाए मौत सुना दी गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी 3.5 महीने में ही उसको उस सजा को बरकरार कर दिया। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो पता चला कि ये तो इसमें कमियां हैं, गड़बड़ है, और इसको दोबारा ट्रायल किया जाए। फिर दोबारा ट्रायल में भी उसको दोबारा सजाए मौत सुना दी। फिर वो गया हाई कोर्ट में, तो अब की बार हाई कोर्ट थोड़ा चेतन थे, तो फिर दोबारा ट्रायल हुआ। और आप सोचिए जरा कि वो डीएनए रिपोर्ट जिसे ये कहा गया कि इससे तो इसका अपराध सिद्ध हो रहा है, उसमें ये था कि नहीं, ये अपराधी नहीं है डीएनए रिपोर्ट में। तो डीएनए रिपोर्ट को किसी ने ठीक ढंग से देखा ही नहीं, मतलब उसको, मैं ये नहीं कहता देखा नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुआ।
तो मेरा ये कहना है कि कितनी जो है जरूरत है हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने की। रिपोर्ट सामने रखी है और ठीक ढंग से हम उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती कहाँ है? टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है और हर लेवल पे करना है। लोग ये कह करके मान जाते हैं कि बस पुलिस को एजुकेट कर दो। पुलिस तो एक अंग है, पुलिस महत्वपूर्ण अंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या प्रोसिक्यूटर को इन चीजों की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या डिफेंस को नहीं होनी चाहिए? क्या जज साहब को नहीं होनी चाहिए? तो क्या वो बॉर्न बॉन्ड पैदा हुए हैं कोई भी आदमी? तो सबको सीखने की जरूरत है, ये आवश्यकता है। इसीलिए जो लॉ और टेक्नोलॉजी का जो फ्यूजन है वो आज की आवश्यकता है। हम सभी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का। आज हमें इंटरनेट चला जाए तो खाना ना मिले तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट लाइफ लाइन बन गई है हमारी। चाहे कोई आदमी किसी भी उस पे गांव में खेत में काम कर रहा है, रिक्शा पुलर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर आदमी के लिए उतनी जरूरत है। तो लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है कि आज की डेट में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। क्यों? चूंकि अज्ञानता है। वो हम लिटरेसी जो है वो साइबर स्पेस की लिटरेसी बिल्कुल नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं हम इन चीजों को ठीक ढंग से एजुकेशन में ला रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि इस चीज पे काम हो रहा है कि गवर्नमेंट इन चीजों को अपग्रेड करने में लगी है? टेक्नोलॉजी का जैसा आपने कि फ्यूजन ऐसा बन रहा है कुछ? नहीं, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। जमीन पे क्या होता है वो देखा, कागज पे होना और जमीन पे आना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने अभी जैसे साइबर जागृत भारत, ये अक्टूबर में पूरा अभियान चलाया। लेकिन मैं अभी आपको एक और मजेदार बताता हूँ कि अभी आप साइबर के बारे में कुछ जानकारी डालिए, ठीक है, उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। अभी कोई आप नाचना गाना डांस का कोई एक छोटा सा डाल, इंटरनेट पर लोग जनरली नहीं। तो ये हमें अब यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि भाई आप क्या देख रहे हैं? आप वो चीजें देख रहे हैं जिससे आपको कोई ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा है। तो कम से कम ठीक है, आप आधा घंटा देख रहे हैं तो 5 मिनट ऐसा भी तो देखिए जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले। और साइबर की नॉलेज अगर नहीं होगी तो 1 मिनट में आदमी बैंकरप्ट हो सकता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसके बाद भी लोग नहीं सचेत रहे, तो फिर अब इसमें सरकार भी अकेली क्या करेगी? तो इसमें जरूरत है जागरूकता को उस लेवल तक लेके जाने के। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया इसमें अपना दायित्व निभा सकती है। नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो अपग्रेड होना है, मेन जैसे आपने, पुलिस एक बहुत बड़ा अंग है, बल्कि पहला अंग है कि कहीं पे भी कोई क्राइम होगा लोग पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस आपको लग रहा है कि उतनी अपग्रेड हुई है टाइम के हिसाब से? देखो, 2 चीजें हैं इसमें, साइबर में खास करके, कि अकेले पुलिस की जागरूकता से या पुलिस के अपग्रेडेशन से नहीं चलेगा। हमेशा साइबर में एक इंपॉर्टेंट कैच लाइन है, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों? इसकी वजह है, नहीं, इसमें और भी ज्यादा है। आपने अपने घर खोल रखा है, मैं भी आपको समझाता हूं इसको जरा। आपने अनाप शनाप लोगों को फ्रेंड बना लिया, आप जहां चाहते हैं अपना डेटा शेयर कर देते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं कि हम तो लूट रहे हैं। जब आप अपने घर का सामान दरवाजे खोल दोगे तो चोरी क्यों नहीं होगी? ठीक है, तो आपको पहले तो अपने घर के दरवाजे ठीक करने पड़ेंगे, अपनी सिक्योरिटी के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि फिर जो मैकेनिज्म है, पुलिस है, वो कितनी टैक्स सेवी हुई है, या कितना हमारा बाकी के जो लोग हैं और वो कितना हुआ है, हमारी साइबर की सिक्योरिटी कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज के समय में जो हम एक दौर चल रहा है, ये हमारी सबका है कि हर कागज को हम डिजिटाइज कर रहे हैं। आप याद रखिए, मैं आपके इस मंच से अंकुर मैं बोल रहा हूं, ये 5 साल बाद वो समय दूर नहीं है जब ये कहा जाएगा कि अपना कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर को डिजिटाइज मत करिए, नेट पे मत डालिए, नेट पे मत, सॉफ्ट कॉपी मत रखिए, हार्ड कॉपी रखिए। हार्ड कॉपी रखिए। उसकी वजह है कि इवन हाई कोर्ट का एक लाइव केस है, और ऐसे ये तो चलो डिटेक्ट हो गया, कितने केस ऐसे होंगे कि जिनमें ये सब चीजें हो रही हैं कि आपने, मैं उदाहरण के तौर पे आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं जिसे दर्शक भी समझ सकते हैं। मान लिया आपकी जमीन है, गांव में है, शहर में है, घर है, खेती की जमीन है, और सब डिजिटाइज हो रही है। साइबर सिक्योरिटी किस लेवल की है ये हम सब जानते हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और साइबर सिक्योरिटी में हमेशा चैलेंज रहेंगी, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो हमेशा 2 कदम आगे हैं। तो सिक्योरिटी को हमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना ली और समझ लिए कि फॉरएवर आप सिक्योर्ड हो गए। आपको हर समय अपग्रेड उसको करते रहना है, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि कैसे मिसचीफ हो सकती है, जो हो रही है। मैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान देना चाहता हूं। वो ये है
कि आपकी जमीन, आपका घर है, ठीक है, और अब डिजिटाइज हो गया रिकॉर्ड, उसमें हैकर ने सेंध लगाई और नाम बदल दिया। अंकुर चतुर्वेदी की जगह उसमें नाम डाल दिया जी के गोस्वामी। ठीक है, आपका घर है। 5 साल बाद, 6 साल बाद जब मामला थोड़ा पुराना हो जाएगा, मैं आपको एक नोटिस भेजूंगा, कहेंगे कि साहब ये तो चतुर्वेदी साहब, ये घर आपका नहीं है, आप अवैध रूप से इसमें घुसे हुए हैं। ठीक है, अब मैं फिर कोर्ट में केस ले गया, और कोर्ट में केस ले जाने के बाद तब तक मैंने सब अपनी जो भी फर्द वर्द हैं वो सब सही वो सब अपना उस पर ले ली, और उसकी जो अटेस्टेड कॉपी और वो भी जो है वो लेकर के सब लगा दी। जब वहां बुलाया जाएगा जो लैंड रिकॉर्ड का होल्डर है, वो कहेगा नहीं साहब ये तो जी के गोस्वामी की, चतुर्वेदी साहब तो ये फर्जी बता रहे हैं। अब आप कहोगे नहीं साहब, अब कितने मामलों में फोरेंसिक होगी, कितने मामलों में ये पता चलेगा, कितने लोग ऐसे सक्षम होंगे जो इसको करा पाएंगे? ये बहुत बड़ी सवाल है। मैं हाई कोर्ट का जो जवाब दे रहा हूं आपको, जो बोल रहा हूं मैं, हाई कोर्ट का ये लाइव केस है। मैं किसी पर्टिकुलर कोर्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये लाइव केस है कि जहां पे क्या हुआ कि एक पिटिशनर केस हार जाता है, एक पार्टी केस हार जाती है। ठीक है, हारने के बाद उसने क्या किया कि एक फिर वो एक रिव्यू पिटिशन डालता है। ये जो चीज सब पब्लिक डोमेन में, वो चीज अगर हम आप बता देंगे तो कोर्ट का नाम लेने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए कि चीजों को मैं अनावश्यक उसमें नहीं लाना चाहता। कोई कहीं भी हो सकता है, वो किसी XYZ किसी भी हाई कोर्ट में हो सकता है। केस हार गया, हाई कोर्ट का मामला है, मतलब छोटे मोटी उसकी बात नहीं है। और ये बात भी मुझे ऑनरेबल जज साहब नहीं बताई है, ऐसा नहीं है कि कहीं मैं ऐसे कोई सेकेंडरी उससे बता रहा हूँ। और ये कहीं भी पॉसिबल है, मैं हाईकोर्ट की गलती नहीं है इसमें, या किसी की वो नहीं है। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक पिटीशन दोबारा की, या रिव्यू पिटीशन की, कहा कि साहब हमने जो पिटीशन थी उसके कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो ओवरलुक हो गए, रिव्यू में ये डाला जाता। और उस पे केस जो है वो दोबारा से कंटेस्ट हुआ, और वो जो है केस जीत गए। मतलब जो हारा हुआ आदमी केस जीत गया। अब जो दोबारा हारा नए वाले उसमें जजमेंट में, वो फिर अपील के लिए गए। तो जब अपील के डॉक्यूमेंट बन रहे थे, तो वहां किसी वकील का ध्यान गया कि भाई जो ये पिटीशन शुरू की थी उसमें तो ये पन्ने ही नहीं थे। ओके, तो उसने क्या काम किया कि डिजिटाइज कॉपी में कुछ पेज बदल दिए और फैक्ट बदल करके और उसको सेट कर दिया उसके अंदर, उसकी कॉपी निकाल करके और उस पर उसने रिव्यू पिटीशन डाल करके ऑर्डर ले लिया। मतलब किसी साइबर क्रिमिनल की उसने हेल्प ले ली। हाँ, ये तो हैकर मिल जाते हैं ना। अभी मैं आपको और बताता हूं, अब आप जितने क्राइम हैं सबके आगे ई लगा दीजिए और आपका वो क्राइम हो जाएगा। अब कहोगे कि साहब मर्डर कैसे कर दोगे आप, ई मर्डर कैसे हो जाएगा, है ना? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, मैं यही बोलने वाला था। हाँ, तो कैसे हो जाएगा ई मर्डर? अभी हम बताते हैं आपको कैसे हो जाएगा। बताइए। अब वो ना कोई गोली चलानी, ना बंदूक चलानी, ना चाकू, ना छुरी, इसमें करना है। आपको कोई मान लिया आपका किसी से राइवलरी है और वो बड़ा ही आदमी होगा, वो बिजनेस राइवलरी हो सकती है, प्रोफेशनल राइवलरी हो सकती है, पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, ही और सी में बी एनीवन। अब वो सज्जन जो है एक दिन जो है वो हॉस्पिटल में गए और उनको हर्निया का या हार्ट का या कोई ऑपरेशन कराना, या कहीं चोट वोट लग गई, कुछ हुई, ठीक है। अब उनको जो है ऑपरेशन होना है और उनका ब्लड ग्रुप जो है वो A+ है। जब तो तैयारी हो रही थी, आपने धीरे से उसका डेटा में गए और आपने A को A- कर दिया। ठीक, A नेगेटिव कर दिया हमने। हाँ, अब जब ब्लड चढ़ेगा 2 मिनट में वो टैब बोल जाएंगे और डॉक्टर साहब कहेंगे कि साहब इनका हार्ट अटैक हो गया। आप पेस मेकर लगाते हैं, पेस मेकर का जो वो है कंट्रोल, वो आपके मोबाइल में होता है। हाँ। मोबाइल को हैक करके आप कर दीजिए डाइवर्ट। ये पेस मेकर वाले तो इंसिडेंट काफी आए, लेकिन ये आपने जो नहीं, ये आपको कोई आने वाले टाइम में ऐसे आ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये आपका डिजिटल अरेस्ट है, ये ई रोबरी तो है। रोबरी में क्या होता है, आप उसको थ्रेट करते हो और पैसा ऐंठते हो। यहाँ भी थ्रेट कर रहे हो और पैसा ऐंठते हो, तो ई रोबरी है वो। ई वाइवरिज्म, पहले लड़कियों का पीछा करते थे, अब वो स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, ताक झाक, कौन सा क्राइम है बताओ जरा मुझे, एक क्राइम का नाम ले दो। फ्रॉड, तो कौन सा ऐसा? तो अब ये जमाना है, ई दुनिया में रह रहे हैं हम, समझ रहे हैं आप? तो अगर ई में मैं एक चीज ऐड करूंगा, आपने सुना होगा कि चूंकि ये इंटरनेट का स्पेस है की बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, या इसमें हैकिंग की जो संभावना बता रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी चली ब्लॉकचेन। हाँ, तो ब्लॉकचेन पे क्या वो टेम्पर्ड प्रूफ है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो बाकी कंट्रीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
यू आर वेरी राइट। लेकिन अभी हम उन टेक्नोलॉजी को, जब ये जरूरत पड़ेगी, अब ये जैसे केस आने शुरू हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा कि ब्लॉकचेन है या और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो लेकिन उनके बारे में जानकारी तो लोग करें। अभी हम केवल एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रीमिटिव स्टेज में है डिजिटाइजेशन के।